वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है राजन इकबाल और मौत का नाच। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी डायमंड कॉमिक्स के अंतर्गत। ये बहुत ही रेयर कॉमिक्स हैं और ये हमारी बचपन की यादों को ताज़ा करेंगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को, जिसका नाम है राजन इकबाल और मौत का नाच। राजन इकबाल और मौत का नाच। चित्रांकन नीरव, संपादक गुलशन राय, कथानाक आशु। विजयगढ़ के जंगलों में देश भर के एनसीसी कैडेट्स का कैंप लग रहा था। वहां देश के कोने कोने से कैडेट्स आ रहे थे। इनमें राजधानी के कैडेट्स के 2 बसें भी थीं, जो भी रास्ते में थी, लेकिन अगली बस मंजिल के बहुत नज़दीक थी, जबकि पिछली बस उससे लगभग 5 किलोमीटर पीछे थी। उसी पीछे वाली बस में थे राजन इकबाल। हमारी बस रेलवे क्रॉसिंग पर रुकी ना होती तो हम भी अगली बस के साथ कैंप में पहुंच जाते। राजन, तुम कहो ड्राइवर से वो बस तेज भगाए ताकि दोनों बसों के बीच का फासला कम हो जाए। मैं बात कर चुका हूं ड्राइवर से, वो कहता है उसे तेज ड्राइविंग की गंदी आदत नहीं है। ओह यार, हमारी बस का ड्राइवर भी हमारे जैसा कोई लड़का होना चाहिए था। और लड़कों के लाख ये चाहने पर कि बस की रफ्तार तेज हो, बस पूर्ववत अपनी सामान्य रफ्तार से मंजिल की ओर बढ़ती रही। अपने दोस्तों के कई बार कहने पर राजन इकबाल बारी बारी से बस ड्राइवर से कई बार आग्रह कर चुके थे कि गति तेज करके आगे जा रही बस के साथ पहुंच जाए, लेकिन नहीं बच्चे, अधिकतर तेज गति से दौड़ रहे वाहन ही सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। इसलिए मेरा उसूल है, मंजिल पर सुरक्षित पहुंचना हो तो जल्दी से देर भली, समझे? ओह अंकल, सड़क बिल्कुल खाली पड़ी है, भला दुर्घटना कैसे? अरे रोको! तभी ड्राइवर ने बेहद फुर्ती से ब्रेक लगा दिए। ओह गॉड, बाल बाल बच गया वो। उफ, अगर बस तेज रफ्तार दौड़ रही होती तो? हैं, खाकी वर्दी? देखा, मिल गया ना मेरी बात का जवाब। अगर मैं तेज रफ्तार से बस भगा रहा होता तो चाहे कितनी भी फुर्ती से ब्रेक लगा लेता, पर तब भी वो नहीं बच पाता। रुकते रुकते भी बस घिसटती हुई उसे रौंद ही डालती। मगर वो तो खाकी वर्दी पहने हुए है, यानी कि वो एनसीसी कैडेट है, हमारा ही कोई साथी है। नहीं, वो हमारा साथी कैसे हो सकता है? असंभव, निश्चय किसी स्थानीय स्कूल का होगा। लेकिन अरे, ये तो सोहन है। हे भगवान, खून में लथपथ है ये। लेकिन इसे तो अगली बस में बाकी सब लड़कों के साथ होना चाहिए था। ये यहाँ अकेला इस हालत में? उफ, कुछ समझ में नहीं आता। और देखो राजन, इसके कंधे पर गोली लगी है। हाँ, इसके पैर पर भी गोलियां लगी है। होश आ रहा है इसे फौरन प्राथमिक चिकित्सा मिलनी चाहिए। राजन, कौन है ये? सारे सवाल बाद में, सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स निकालो। और हर प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा में निपुण राजन इकबाल ने इस समय सफलतापूर्वक पूरी कामयाबी के साथ एक प्रशिक्षित डॉक्टर के समान अपना कर्तव्य निभाया। कॉटन प्लीज। कंधे में लगी गोली तो आर पार निकल गई थी। इसी प्रकार पैर में 2 गोलियां मांस उधेड़ती हुई निकली है। एक गोली जांग में धसी हुई थी, जो मैंने निकाल दी है। खून काफी बह गया है इसका। ड्राइवर अंकल, हमें फौरन किसी निकटवर्ती अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। हाँ, भला क्यों नहीं, मुझे मालूम है यहाँ से कुछ ही दूर पर एक बड़ा सरकारी अस्पताल है। बस बैक हुई और वापस चल पड़ी। सोहन को होश आए तो कुछ मालूम पड़े। तभी सोहन, आंखें खोलो यार। सोहन, मेरे भाई सोहन। मैं कौन? राजन। और फिर कुछ क्षण बाद, राजन, सबकी जान खतरे में है। अपहरण, सबका अपहरण हो गया। खतरा? अपहरण? हाँ, हमारी बस का ड्राइवर हरफूल सिंह खूब मस्ती में मंजिल की ओर बस भगाए ले जा रहा था। हम सब लड़के भी खूब मस्ती में नाच गा रहे थे। अचानक मार्ग अवरोध के कारण बस रुक गई। उफ, इस कमबख्त वृक्ष को भी हमारे ही रास्ते में गिरना था। सारा मजा किरकिरा हो गया। और जैसे ही बस रुकी, मैं झाड़ियों की ओर भागा, चूंकि मैं बहुत देर से लघु शंका निवारण के लिए परेशान हो रहा था। अरे उसे देखो। हा, जाने दो, वरना पैंट गीली हो जाएगी बेचारे की। फिर मैंने कुछ लड़कों को मार्ग अवरोध की ओर जाते देखा। और तभी, खबरदार, भागना नहीं, वरना भून दिए जाओगे। ठा। आतंकवादी हैं? तो रास्ते में वो पेड़ अपने आप नहीं गिरा, बल्कि बस रोकने के लिए जानबूझकर सड़क पर गिराया गया है। आए दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले आतंकवादियों द्वारा बस यात्रियों के सामूहिक नरसंहार के हादसों को याद करके मेरी रूह तक कांप गई।
अब ये शैतान सबको गोलियों से भूनकर जनता में धूमिल पड़ चुकी बस यात्रियों के सामूहिक नरसंहारों की यादों को ताज़ा कर देंगे। तो क्यों ना भाग निकले यहाँ से? शायद रास्ते में सुरक्षा बलों का कोई गश्ती दल मिल जाए। तो संभव है वो गश्ती दल यहाँ होने जा रहे नरसंहार को समय पर पहुंचकर रोक ले। और मैंने दौड़ लगा दी, लेकिन वो मेरी भूल थी। ओए देखो, भाग रहा है। नहीं। सबसे पहले बस से उतरा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, लघु शंका कर लेने दो उसे। पर देखो, मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाकर भाग रहा है वो। तो भून दो साले को। और दूसरे ही क्षण ठा 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 आए, ये तो अभी जिंदा है। नाना गोविंदे, गोलियां बर्बाद नहीं करनी। मरा। हमने आखिर सरकार तक ये खबर भी तो पहुंचानी है कि हमने एनसीसी कैडेट्स की बस का अपहरण कर लिया है। ओह, तो ये हमारा संदेशवाहक बनेगा। तड़फना बंद हो गया इसका। देखो, मर गया क्या? और ये खत भी डाल दो इसकी जेब में। अभी जिंदा है। ठीक है, जाओ सड़क पर लिटा दो इसे। अब इसकी जिंदगी और मौत का फैसला खुद इसकी किस्मत करेगी। खराब किस्मत वाला हुआ तो पीछे से खूब तेज स्पीड से आने वाली कोई गाड़ी इसे रौंदती हुई आगे निकल जाएगी। अगर अच्छी किस्मत वाला हुआ तो हो सकता है पीछे से इनकी दूसरी बस सबसे पहले इसके पास पहुंच जाए, ड्राइवर इसे देख ले और फिर ये बच जाए। जाओ लिटाओ इसे सड़क पर। मैं ये सब सुन रहा था क्योंकि हकीकत में मैं बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन मैं बेहोशी का नाटक भी नहीं कर रहा था। मैं तो आंखें बंद करके भगवान से अपनी जिंदगी मांग रहा था और दर्द शायद हद से गुजर गया था, इसलिए दर्द सहन नहीं हो पा रहा था, या फिर मौत का आतंक दर्द पर हावी हो गया था। फिर वो सब बस में सवार हो गए और बस को उसी सड़क पर कहीं आगे ले गए। मैं सड़क पर वापस चल पड़ा क्योंकि पीछे सड़क के किनारे पर एक गांव बसा हुआ था जहां मैं लोगों को उस अपहरण की सूचना दे सकता था। लेकिन पैर और कंधे में दर्द बढ़ गया था, मुझसे चला नहीं जा रहा था। फिर पता नहीं कब मैं गिर पड़ा। उसके बाद अब तुम्हारी गोद में आंख खुली है, तो वो खत तुम्हारी जेब में ही होना चाहिए। हाँ, यही है वो खत। मैं देखता हूँ क्या लिखा है इसमें। बस में सवार सभी लड़के हमारे कब्जे में हैं। इन्हें हमने सरगम नदी के धोबी घाट के खंडरों में रखा हुआ है। अगर किसी ने इन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो हम एक भी लड़के को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इन लड़कों को तभी छोड़ा जाएगा जब राजपुर की जेल में कैद सभी 40 आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाएगा। सरकार के पास सोचने के लिए 24 घंटे का समय है। 25वां घंटा शुरू होते ही हम 2 लड़कों को गोली से उड़ा देंगे। फिर अगले हर घंटे बाद 5 लड़कों को गोली से उड़ाया जाता रहेगा। कमांडर ब्लैक फोर्स। ब्लैक फोर्स आतंकवादियों का ये सबसे बड़ा और क्रूर संगठन है। और धोबी घाट का खंडर सम्राट अशोक के जमाने में बने एक महल के खंडर है, जिसके कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो पूरी तरह नष्ट नहीं हुए। उन हिस्सों में मौजूद उस युग के शिल्पकारों की कलाकृतियां आज भी देखने योग्य हैं और वहां देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इसका मतलब वहां जाने वाले पर्यटक का जीवन भी खतरे में है, क्योंकि आतंकवादियों ने हमारे साथियों को वहीं कैद किया हुआ है और वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति उन खंडरों में दाखिल हो। और मेरा ख्याल है आतंकवादी अब तक वहां पहुंच चुके होंगे तथा पूरे खंडरों पर उन्होंने अधिकार कर लिया होगा। संभव है इस कार्रवाई में वहां मौजूद पर्यटकों को नुकसान पहुंचाया गया हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बात अब तक पुलिस विभाग के सभी सुरक्षा संगठनों तक पहुंच गई होगी और पुलिस तथा कोई भी सुरक्षा संगठन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे उन लड़कों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन खंडरों के ओर सरगम नदी है तथा बाकी तीनों दिशाओं में दूर दूर तक कोई इमारत तो क्या एक झोपड़ी तक नहीं है। इसलिए खंडरों की ओर आने वाला कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन आतंकवादियों को दूर से ही नजर आ जाएगा। इसलिए पुलिस तथा अन्य सुरक्षा संगठन गुप्त रूप से भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तुम ठीक कहते हो, खंडरों की ओर लुक छिप कर भी नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि वहां जंगल नहीं बल्कि खेत हैं और खेतों में खड़ी फसलें कट चुकी हैं। इसलिए अगर कोई भी आदमी जमीन पर रेंग कर भी खंडरों की ओर बढ़ेगा तो उसे 1 किलोमीटर दूर से ही खंडरों में मौजूद आतंकवादी दूरबीन की मदद से दूर से ही बड़ी आराम से देख लेंगे। इकबाल, तुम वरिष्ठ डॉक्टरों को अपना तथा स्कूल का परिचय देकर सब कुछ ढंग से समझा देना, ताकि वो सोहन के उपचार में ढील दिखाए बिना तुरंत व्यस्त हो जाएं। तब तक मैं टेलीफोन पर मामा जी और इंस्पेक्टर बलबीर अंकल से बात कर लेता हूँ, ताकि यहाँ की स्थानीय पुलिस का हमें पूर्ण सहयोग मिल सके। ठीक है, वैसे मामा जी से कह देना कि वो कोई ऐसा इंतजाम कर दे कि यहाँ सोहन का उपचार वीआईपी लोगों की तरह हो सके। सिगरी अस्पताल प्रमुख के पास प्रांतीय स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी का फोन आया। सुपरिटेंडेंट साहब, सोहन हमारा ही बच्चा है, कृपया हर संभव तरीके से उसका उपचार किया जाए। वैसे यहाँ से मैं कुछ प्रमुख वरिष्ठ डॉक्टरों को भेज रहा हूँ। जी जनाब, उस लड़के का पहले ही वीआईपी ट्रीटमेंट आरंभ कर दिया गया है।
क्योंकि उसके साथ हमारे देश विख्यात बाल जासूस राजन इकबाल भी हैं। और फिर आया उस अधिकारी का फोन जिसके हाथ में उस प्रांत के अन्य सभी अस्पतालों का प्रबंध था। सोहन हमारा ही बच्चा है, उसे फौरन वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। जी बेहतर जनाब। इस प्रकार सोहन का उपचार ऐसे होने लगा जैसे सोहन के स्थान पर उस स्थान के मुख्यमंत्री जी आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए हों। डॉक्टर साहब, अब कैसी हालत है सोहन की? अब ठीक है, वैसे खून बहुत बह गया था, इसलिए शुरू में हम उसकी जिंदगी से निराश हो गए थे। वैसे ये तय है कि अगर उसके स्थान पर कोई अन्य होता तो अब तक उसका खेल खत्म हो गया होता, लेकिन तुम्हारी वजह से उसे या तुरंत ही अस्पताल के सभी वरिष्ठ तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों ने संभाल लिया। लेकिन उसका प्राथमिक उपचार जिसने भी किया था, सोहन की जिंदगी बचाने का असली हकदार वही है, वरना यहाँ सोहन जीवित नहीं बल्कि मुर्दा बनकर आया होता। जी, वो राजन ने किया था। तुम, यानी कि तुम दोनों जासूस ही नहीं, प्रशिक्षित और अनुभवी डॉक्टर भी हो। वाह, बहुत खूब। देश की जनता तुम पर जितना नाज करती है, तुम वाकई उसके हकदार हो। देश के सच्चे सपूत हो तुम। देश तुम पर जितना गर्व करे कम है। तभी राजन भी आ पहुंचा। सोहन की हालत कैसी है अब? तुमने बचा लिया उसे, बस में ही तुमने उसका सफल ऑपरेशन करके तथा सही इंजेक्शन आदि लगाकर और खून का बहना बंद करके तुम उसे जीवित यहाँ ले आए। यही सबसे बड़ा वो कमाल है जिसने सोहन को बचा लिया। और अब हम लोगों के होते उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। हर क्षण उसकी हालत सुधरती जाएगी और वो जल्द ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद सिर्फ 3 मिनट में तुमने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि हमारे पास स्वास्थ्य मंत्री और सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी के अतिरिक्त दर्जन भर अन्य टेलीफोन आ गए। सबने एक ही बात कही, सोहन उनका बच्चा है, उसका कोई अहित ना होने पाए, उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। ये हमारा नहीं, हमारे प्यारे मामा जी का कमाल है। वो चाहते तो आपके पास स्वास्थ्य मंत्री से भी पहले माननीय राष्ट्रपति जी व प्रधानमंत्री जी के भी टेलीफोन आ गए होते। और मेरा ख्याल है अब प्रांत के सभी बड़े अधिकारी तथा नेतागणों का तांता लग जाएगा, जो यहाँ सिर्फ सोहन के स्वास्थ्य की जानकारी लेने आएंगे। और फिर एकांत में, इकबाल, सोहन की चिंता तो समाप्त हो गई। अब हमें उनके बारे में सोचना है जो आतंकवादियों के कब्जे में है। पहले ये बताओ कि मामा जी व इंस्पेक्टर बलबीर अंकल से फोन पर क्या क्या बातें हुई। उनकी ओर से हमें पूरी छूट है, लेकिन ये छूट हमें उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर दी है, यानी कि हमें किसी को भनक भी नहीं लगने देनी कि हम अपने दोस्तों की मुक्ति के लिए कैसे और क्या करेंगे। बिना किसी से मदद हासिल किए सब कुछ हमें सामर्थ्य से ही हासिल करना होगा। लेकिन यहाँ हमारे पास ना तो हमारे विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं और ना ही वो खास चीज़ें हैं जिन्हें ऐसे अभियानों पर हम अपने पास अपनी सुरक्षा व दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और बड़े से बड़े अभियान को सफल बना लेते हैं। ये बात मैंने मामा जी को बता दी थी। अब हमें वापस उसी जंगल में जाना है जहाँ हमें सोहन मिला था। क्यों, वहाँ क्या है? वहाँ मामा जी हेलीकॉप्टर द्वारा हमारे साजो सामान सहित पहुँच रहे हैं। ओह, खुद मामा जी आ रहे हैं? तभी स्थानीय पुलिस आ पहुंची, जिसे यहाँ से राजन ने और राजधानी से राजधानी पुलिस प्रमुख के द्वारा सूचना मिल गई थी कि हम इस अस्पताल में हैं और आतंकवादियों की गोली का शिकार बने एक लड़की का उपचार हो रहा है। ओह, तो तुम हो वो राजन इकबाल जिन पर भारत के हर नागरिक को गर्व है। अकेला वो पुलिस इंस्पेक्टर ही नहीं, उसके साथ आए बाकी सब पुलिसमैन राजन इकबाल से इतने प्रभावित थे कि वो एक के बाद एक उनकी प्रशंसा में बोलते ही चले जा रहे थे। सच में, जब भी अखबारों में छपे तुम्हारे कारनामों को पढ़ता हूँ, मेरा दिल तुमसे मिलने को मचल उठता है। मैं सोचता था, कल्पना करता था कि तुम ऐसे होगे वैसे होगे, पर तुम तो अपनी उम्र के आम लड़कों जैसे ही हो। प्लीज बस देखिए, हमें बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना है, इसलिए हम इजाज़त चाहते हैं। ये बातें फिर कभी हो जाएंगी। ओह, तुम्हें जाना है? बहुत ज़रूरी काम है? सर, क्यों ना मैं इन्हें जीप में बिठाकर ले जाऊं? चलिए। नहीं, जीप रहने दीजिए, आप क्यों परेशान होते हैं? इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। वीरपाल तुम्हें जीप में ले जाएगा और वापस भी ले आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं जब तक यहाँ तुम हो तब तक हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका दो। नहीं सर, जहाँ हमें जाना है वहाँ हमें गुप्त रूप से एक खास काम करना है। पुलिस जीप से सब गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम जल्दी वापस लौट आए तो कृपया कोई अच्छी सी मोटरसाइकिल दिलवा दीजिए। अच्छी सी मोटरसाइकिल? ठीक है, आओ मेरे साथ। अस्पताल के बराबर में ही स्कूटरों तथा मोटरसाइकिलों का विशाल शोरूम था। ये शोरूम अपना ही है, यानी कि यहाँ का मालिक मेरा सगा मामा है। ओ सच? वाह, बन गया काम। देखो मामा, ये है हिंदुस्तान के महान बाल जासूस राजन इकबाल। क्या सच? और फिर 1 मिनट बाद उनके अधिकार में एक नई नकोर बुलेट मोटरसाइकिल थी। पेट्रोल की टंकी फुल भरवा दी है।
धन्यवाद अंकल, वैसे हमें बहुत दूर नहीं जाना, बस गए और आए। बेचारे इंस्पेक्टर साहब का तब क्या हाल होगा जब उन्हें पता चलेगा कि हम और उनके मामा जी की ये मोटरसाइकिल इस शहर से ही गायब हो चुकी है। आए, वो तो कह रहे थे कि मीरगंज जाना है, पर वो तो रोशनपुर की ओर मुड़ गए। सर, वो जासूस है। जासूस कभी अपने बाप को भी अपनी मंजिल का पता नहीं बताते। जाना होता है पूरब में तो बताते हैं पश्चिम में, और फिर जंगल में। गड़ 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 हेलीकॉप्टर की आवाज। तभी ट्रांसमीटर सिग्नल। राजन इकबाल, तुम मुझे नजर नहीं आ रहे हो। हम झाड़ियों में छुपे हुए हैं अंकल, अभी आते हैं बाहर। ठीक है, अब मैं तुम्हें देख रहा हूं। और फिर आतंकवादियों ने 2 विदेशी पर्यटकों को गोली से उड़ाकर खंडरों पर पूर्णतः अपना अधिकार कर लिया है। वहां से जान बचाकर भागे बाकी पर्यटकों से पता चला है कि आतंकवादी एक बस तथा 2 जीप कारों में सवार होकर पहुंचे थे। बस में लगभग 50-60 एनसीसी कैडेट थे और आतंकवादियों ने स्थानीय पुलिस को खंडरों के पास नहीं आने दिया। पुलिस ने खंडरों, नदी के इस ओर तथा खेतों के पार घेरा डाल दिया है ताकि कोई खंडरों की ओर ना जा सके। इस ब्रीफकेस में उन खंडरों के चित्र और नक्शा मौजूद हैं। तुमने जो सामान मंगाया था वो सब भी हैं, लेकिन जब मैंने कहा था कि किसी से सहयोग नहीं लेना, तब ये मोटरसाइकिल क्यों लाए हो? वैसा सहयोग नहीं लिया है मामा जी, ये मोटरसाइकिल एक शोरूम से हासिल हुई है हमें, वरना 30 किलोमीटर का सफर क्या पैदल भागते हुए तय करके पहुंचते? ठीक है, वैसे क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? आधी रात के गुजर जाने के बाद हम नदी पार करके खंडरों में दाखिल होंगे। गुड, मैंने भी यही सोचा था। और अब वापस जा रहा हूँ। ये हेलीकॉप्टर सिर्फ 2 घंटे के लिए मुझे अपने एक अरबपति व्यापारी मित्र से हासिल हुआ है। मुझे सही वक्त पर लौटना भी है। और मामा जी चले गए। अब हमें अपनी सारी चीजें तरकीब से इस ब्रीफकेस में मौजूद अपनी खास ढंग से बनी बुलेट प्रूफ पोशाकों में रख लेनी चाहिए। फिर वो सरगम नदी की ओर रवाना हो गए। 1.5 घंटे का उनका यह लंबा सफर सरगम नदी से लगभग 1 किलोमीटर पहले समाप्त हो गया। अब तक शाम हो चुकी थी। इकबाल, पुलिस की ओर से होने वाली किसी संभावित गुप्त कार्रवाई की भनक लेने के लिए संभव है आतंकवादियों के साथ ही यहाँ आसपास घूम रहे हो, इसलिए सावधान रहना। किसी को हम पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगले 2 घंटे उन्होंने उसी बाजार में बिता दिए। फिर वो मोटरसाइकिल को आधा किलोमीटर और आगे मछेरों की बस्ती में ले गए। चाचा, हमें कासिमगढ़ जाना है, लेकिन सारे दिन के सफर ने बुरी तरह थका दिया है, सो यहाँ कहीं रात बिताने की जगह मिल जाएगी? हाँ, क्यों नहीं। मेरे घर में ही मेरे बेटे वाली झोपड़ी खाली है। वो ससुराल गया है, परसों लौटेगा, पर तुम्हें तो सिर्फ रात ही गुजारनी है, तो रुक जाओ। देखो चाचा, बहुत थके हुए हैं, खाना वाना खा चुके हैं, अब बस सोना चाहते हैं। लेकिन एक प्रार्थना है, सुबह से पहले हमारे दरवाजे पर कोई दस्तक भी ना दे, वरना नींद खराब हो जाएगी। नींद खराब हुई तो हम बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो गए तो समझो फिर यहाँ से हमारी अर्थियाँ ही उठेंगी। अरे नाना, ऐसी अशुभ बातें मत बोलो। सुबह से पहले मैं किसी को झोपड़ी के पास तक फटकने नहीं दूंगा। अच्छा चाचा, अब सुबह दर्शन दीजिएगा। हाँ हाँ भतीजो, खूब मजे से सो, एकदम बेफिक्री से। और चचा, सचमुच अगर रात भर हम सो सके, यानी किसी आहट, आवाज और शोर शराबे से हमारी नींद खराब ना हुई, तो सुबह होते ही 1 और 100 का नोट आपके हाथ में होगा। कान खोलकर सुन लो, यहाँ आसपास कहीं भी जरा सी आवाज नहीं होनी चाहिए, वरना 100 का पत्ता मारा जाएगा। 100 रुपए? ठीक है बापू, ठीक है। आवाजें तो क्या, जरा सी चरमराहट भी नहीं होने की। बस बन गया काम। अब सुबह तक किसी को पता नहीं चलेगा कि हम इस झोपड़ी में नहीं हैं, और जब पता चलेगा तब तक तो हम फतेह का झंडा फहरा चुके होंगे। और लगभग 1 घंटे बाद, ठीक है, अब बाहर से इसे बंद कर देंगे। कोई नहीं है, गली सुनसान पड़ी है। झोपड़ी की दीवार का कटा हुआ हिस्सा यथास्थान लगा दिया। ओह, वो लोग जरूर देख लेंगे हमें। नहीं देखेंगे, आ इधर, ऊपर चढ़ते हैं। और फिर छतों ही छतों पर वो दोनों मछेरों की बस्ती के छोर पर पहुंच गए। अंधेरी रात हमारा बहुत साथ दे रही है। आगे का रास्ता भी सुगम है, लेकिन संभव है आतंकवादियों का कोई साथी वहां मौजूद हो, इसलिए चुपचाप छुपते छुपाते हुए चलना ही ठीक रहेगा। ये कौन है? कोई भी हो, मछेरी की बस्ती के नहीं है। दबोच लो सालों को, अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। तभी उनका एक और साथी आ पहुंचा। गड़बड़, जिन्हें तुम मामूली छोकरा समझकर दबोचने की सोच रहे हो, ये वही लड़के हैं जिनकी निगरानी के लिए ग्रुप नंबर 5 को हुक्म मिला था। ओह, वो यानी राजन इकबाल। बड़े चालाक हैं। साले बस्ती में जिस घर में ये ठहरे थे, उस घर के लोग अब भी यही समझ रहे हैं कि ये अंदर झोपड़ी में सो रहे हैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने इन्हें मछेरों की बस्ती के आखिरी मकान से नीचे उतरते देख लिया,
मैं इधर तुम्ही लोगों से मिलने आ रहा था क्योंकि पीछे से खबर आई है पुलिस को ही गहरी चाल चल रही है। गहरी चाल? हाँ, शायद खंडरों पर कमांडो अटैक होगा, लेकिन पुलिस की असली योजना क्या है ये नहीं मालूम, इसलिए हेडक्वार्टर से हुक्म हुआ है हम 3 आदमी यहाँ बिल्कुल सावधान रहें। अच्छा, क्या ये नहीं हो सकता कि पुलिस ने जो योजना बनाई है उसकी जानकारी इन लड़कों को भी हो? अरे मेरा तो ये दावा है कि ये लड़के पुलिस की योजना से यहाँ आए हैं। ख्याल तो मेरा भी यही है कि ये दोनों पुलिस की योजना अनुसार ही यहाँ आए हैं और शायद पुलिस इनके द्वारा हमारा ध्यान बटाना चाहती है, तो क्यों ना इन्हें काबू में कर लिया जाए। इन्हें काबू में करते ही पुलिस की योजना की टांग टूट जाएगी और हो सकता है पुलिस की सारी योजना ही हमें मालूम हो जाए। मगर ये लड़के मामूली लड़के नहीं हैं। सुनने में आया है इनके दुश्मन इन्हें ब्लैक टाइगर, बिजली, छलावा और भूत कहते हैं। यार है तो लड़के ही ना। हम तीनों दबे पांव जाएंगे और पीछे से स्टैंड गन इनकी पीठ पर टिका देंगे। हाँ ठीक है, आखिर हमने भी पाकिस्तान में कमांडो ट्रेनिंग ली है, किसी से कम थोड़ी ही हैं हम। तो चलो, मैं भी तैयार हूँ। और फिर तीनों ने अपने लिबासों में छुपी स्टैंड गनें निकाल ली जो पहले से ही लोड कारतूसों से भरी थी और दबे पांव आगे बढ़ चले। कहाँ गए? यहीं तो थे। शायद वो आगे निकल गए हैं, लेकिन शिकार अपने शिकारियों पर घात लगाए हुए थे। मेरा ख्याल है दुकानदारी अच्छी होगी। वो तो साफ ही दिख रहा है क्योंकि बोनी बट्टा तो यही होने वाला है। ये मूर्ख थे। रात के सन्नाटे में इनकी फुसफुसाहटें हमें भी सुनाई दे गई थी जब इनका तीसरा साथी इनके पास आया था। और अगर अब इनमें से एक भी हमारे हाथ से बच गया तो फिर हम शायद ही खंडरों तक पहुंच सके। करेक्ट, इनमें से एक भी बच निकला तो इनका पूरा गिरोह सतर्क हो जाएगा। और वो उसी पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। कमाल है यार, वो तो गायब ही हो गए। मुझे तो गड़बड़ लगती है। गड़बड़? जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। हाय, आह, धड़ाक, हिक। पहले हमले में ही आतंकवादियों के हाथों से स्टैंड गन निकल गई। ढिशू, धड़ाक। इकबाल, काम फौरन निपटाना है, नहीं तो इन्हें रिवॉल्वर निकालने का मौका मिल जाएगा। जानता हूं यार कि इनके पास रिवॉल्वर भी हो सकते हैं, और अगर यहाँ रिवॉल्वर का धमाका हो गया तो उसकी आवाज खंडरों में पहुंचकर उन्हें चौंका देगी और उनका चौंकना हमारा खेल बिगाड़ देगा। ढिशू। और पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाए हुए हिंदुस्तान के वो गुमराह नागरिक अपने भाइयों के हाथों, अपने निर्दोष भाइयों के खून से रंगी अपनी जिंदगी का अंत कर बैठे। हच, ढिशू, हच, हच। तीनों के जेबों से एक रिवॉल्वर, चाकू तथा गोलियों के पैकेट बरामद हुए हैं। मैं मामा जी को ट्रांसमीटर पर सूचना दे देता हूँ। यहाँ सारे हथियार हमने लाशों से 5 कदम दूर पूर्व दिशा में गड्ढे में दबा दिए हैं। ऊपर झाड़ियाँ रख दी हैं निशानी के तौर पर। एक शव की जेब में बरामद हुआ रुमाल रख दिया है। ठीक है, मैं स्थानीय पुलिस को ये जानकारी दे दूंगा, लेकिन सुबह 5 बजे से पहले किसी को कुछ मालूम ना हो। शट अप, तुम क्या समझते हो मैं अभी वहां पुलिस भेज देता, जिससे आतंकवादियों को पता चल जाता कि उनके 3 साथियों को मारकर तुम आगे बढ़ चुके हो। अब कम से कम इस बारे में तो हम निश्चिंत है कि इस जंगल में कोई और नहीं है जो हमें नदी की ओर बढ़ता देख रहा हो। लेकिन प्यारे, जंगल से नदी तक का फासला आधा फरलांग से कम नहीं है, और निश्चय खंडरों में मौजूद आतंकवादी रात के अंधकार में दूर तक देखने वाली विशेष किस्म की दूरबीनों से इस ओर देख रहे होंगे। बिल्कुल देख रहे होंगे, यानी जैसे ही हम जंगल से निकलकर नदी की ओर बढ़ेंगे हमें देख लिया जाएगा। उनका ख्याल गलत नहीं था। खंडरों पर नदी की दिशा में 2 दूरबीनधारी तैनात थे, पर उन्हें कहीं कुछ हिलता डुलता नजर नहीं आ रहा था। सब ठीक है। अब तक तो कोई कुत्ता बिल्ली भी जंगल से नदी में पानी पीने नहीं आया, जबकि झाड़ियां हिल भी रही थी और खिसक भी रही थी, लेकिन दूरी तथा अंधकार में ये हलचल दूरबीनधारियों को नजर नहीं आ रही थी। फिर वो भला ये भी कहाँ सोच सकते थे कि झाड़ियां चल भी सकती हैं। फिर मछली की तरह दोनों पानी में तनिक भी हलचल पैदा किए बिना पानी में उतर गए। पानी में दोनों ने प्लास्टिक के बने पाइप नाक पर फिट किए हुए थे। वो पाइप खोखले थे। उन पाइपों के सिरे पानी की सतह के ऊपर थे और उनके द्वारा पानी के अंदर राजन इकबाल को ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी। पानी के अंदर ही अंदर तैरते हुए बीच बीच में क्षण भर के लिए वो सर ऊपर उठाते, ये देखने के लिए कि वो दिशा से भटके तो नहीं है। फिर वो किनारे पर मौजूद एक चट्टान की ओट में प्रकट हुए। दूरबीनधारी की निगाह उनके ऊपर से होती हुई निकल गई। मिला हाथ, आधा मोर्चा फतेह। दोनों ने हाथों में 2-2 रिवॉल्वर ले लिए। एक रिवॉल्वर से तरल पदार्थ की पिचकारी छूटती थी जो तुरंत बेहोश कर देती थी, और दूसरे से एक दहकता हुआ बुलेट निकलता था। तभी हैंड्स अप, रिवॉल्वर फेंक दो। लेकिन वो तो बिजली के बेटे थे। उफ, आह, हट। और अभी उसका मुंह चीखने के लिए खुला ही था कि राजन की हथेली उसके मुंह पर प्रेशर कुकर के ढक्कन की तरह चिपक गई।
आह, मरा। तभी कौन है वहां? ओह, बचो। और बाल बाल बचे वो। गड़बड़ हो गई, हमारे दोस्तों की जान खतरे में पड़ गई राजन। जो होगा देखा जाएगा। बिजली बनकर टूट पड़ इन नर पिशाचों पर। ठा 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 थाए। फिर कुछ ही क्षणों में कई सर्च लाइटें जगमगा उठी। ओह, हमारे दो साथियों की लाशें। लगता है पुलिस के कमांडो पहुंच गए। लड़कों को घेर लो और अगर अब फायर हो तो दोनों को गोली से उड़ा देना। ठीक है, मैं जाता हूं। ये हमें हमारे दोस्तों के पास पहुंचा देगा। पता नहीं कितने आतंकवादी हैं यहाँ। और फिर खंडरों के मध्य में। ओह, इकबाल, हमारे दोस्तों को इस ढंग से घेरा हुआ है कि हम घेरा डालने वालों को शूट नहीं कर सकते। और फिर एक गोली के जवाब में हमारे दो दोस्त मारे जाएंगे। यहाँ सिर्फ स्मोक बम बात बना सकते हैं। हाँ, और ये विशेष प्रकार के बम हैं। ना तो इनका धुआं गाढ़ा है और ना ही बम आवाज के साथ फटते हैं और ना ही इनके धुएं में तीखी गंध है। और तभी सुस, बस धुएं ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। उस धुएं की एक ये भी विशेषता थी कि वो 10-12 फीट से अधिक ऊपर नहीं उठता था, बस नीचे ही नीचे तेजी से फैलता चला जाता था। सुस, बस धुएं ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। और कुछ ही मिनटों में अब लड़कों को सुरक्षित कर दें। दुश्मनों के साथ साथ स्मोक बम ने इन्हें भी बेहोश कर दिया है। दोनों ने फटाफट सभी लड़कों को एक गलियारे में पहुंचा दिया। गलियारे के फाटक बंद करके आसपास सुरंग बम लगा दिए। अब जो भी इधर आएगा सुरंग बम उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। मैं मामा जी को हालात समझा दूं। और फिर दोनों मैदान में कूद गए। निर्दोष जनता का बहुत खून बहाया तुमने। अब अपने खून का रंग भी देख लो हत्यारों। और खंडरों में मौजूद एक एक आतंकवादी को उन दोनों ने चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। टटा 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 टटा। और जब हेलीकॉप्टरों द्वारा मामा जी, इंस्पेक्टर बलबीर तथा पुलिस कमिश्नर पुलिस के सैकड़ों सशस्त्र जवानों के साथ वहां पहुंचे तो आ गए मामा जी। अरे राजन, इकबाल। और फिर 2 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। तुम दोनों के जिस्मों से पूरी 26 गोलियां निकली है। डॉक्टर हैरान है कि कैसे जिंदा बच गए तुम। जिन्हें हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो, उन्हें भला कौन मार सकता है मामा जी। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स राजन इकबाल और मौत का नाच की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।